हेलो दोस्तों, आज मैं आपके समक्ष जिस विषय को लेकर हाजिर हूँ, इससे पहले कि मैं उस विषय पर चर्चा शुरू करूँ और जो कि बहुत ही गंभीर विषय है, मैं चाहता हूँ कि आप सब इस वीडियो को जरूर देखें। मेरे आंखों के आगे 5 लोग मरे हैं। 5 उसी प्यार में मेरी मदर थी। मां यहाँ आया हूँ, 3 लोग मरे हैं। मौतों को आंकड़ा छुपाया जा रहा है, बिल्कुल छुपाया जा रहा है। एक एक एम्बुलेंस के अंदर जब शिफ्टिंग होती है, जब आपको एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में भेजा जाता है, वहां पर एक एक एम्बुलेंस के अंदर 8-8 मरीज लाए जा रहे हैं और साथ ही उनके पेरेंट्स को बिठाया जा रहा है जो बेचारे उनके साथ आए हुए हैं। उनका क्या कसूर है? 11 बजे से मैं सड़कों पे घूमती हूँ, फ्रॉम 11 o'clock, कभी इधर कभी उधर, हाँ. कभी इधर, कोई So सुनवाई नहीं। your husband has been admitted I now? don't know he is admitted or what, उन्होंने उसको अंदर ले लिया है। हाँ. हम जब कह रहे हैं आगे का प्रोसीजर बता दो, क्या प्रोग्रेस है, क्या होना है। इन्फॉर्मेशन ही नहीं दे रहे। 1 तारीख को पेशेंट को एडमिट किया था अपने फादर को, अच्छा। और इन्होंने वो डॉक्टर जो यहाँ सीओ साहब है उससे भी बात हुई थी। उन्होंने कहा कि पेशेंट को हमने 31 नंबर वार्ड में शिफ्ट कर दिया है। अच्छा 2 तारीख को हमने 31 नंबर वार्ड में सामान भेजा, हाँ। हमारा सामान रिटर्न आ गया। अच्छा 2 तारीख से कंटिन्यू 6 दिन हो गए। आज भी हम सामान भेज रहे, लगातार भेज रहे, वापस आ जा रहे हैं। वो कह रहे हैं इस वार्ड में चले जाओ, उस वार्ड में चलो, पर पेशेंट है नहीं, गायब है, मिसिंग है यहाँ से। आज 6 डेज हो गया। 6ठे दिन आज मैंने पुलिस को कॉल किया, पीसीआर आ रही है। आपके फादर? मेरे फादर डॉक्टर बताने को कोई तैयार नहीं है। सीओ साहब को बोला, सीओ साहब कह रहे हैं हमने 31 नंबर वार्ड में शिफ्ट कर दिया है। एमडी साहब को भी फोन किया, एमडी साहब भी कोई रिस्पांस नहीं कर रहे हैं यहाँ पर जो बैठे हैं। आप 6 दिन से सामान भेजना चाह रहे हो? 6 दिन से लगातार मैं कंटिन्यू आ रहा हूँ फादर से बात करने के लिए, कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा। यही नहीं पता फादर है कहाँ हमारे, यही नहीं पता फादर हमारे है कहाँ, जिंदा है भी कि नहीं है। कुछ तो हमें रिस्पांस करो। 6 डेज हो गया। फादर मेरे चिल्लाते रह गए कि मेरे को ऑक्सीजन लगा दो, ऑक्सीजन लगा दो। कोई सर उठ के नहीं आया। 4 तारीख को उन्होंने बोला था कि बेटा यहाँ कोई फैसिलिटी नहीं मिल रही है, मुझे प्राइवेट हॉस्पिटल में आप व्यवस्था करो। अपने घर के पास बतरा हॉस्पिटल है मेरे, वहाँ मैंने बात करी तो बोल रहे हैं कि हमारे पास बेड खाली नहीं है। फिर मैंने होली फैमिली में बात करी कि एक मेरा पेशेंट एलएनजीसी में भर्ती है, मैं आपको हॉस्पिटल में शिफ्ट कराना चाहता हूँ, कि आप ले लेंगे? तो उन्होंने बोला कि हमारे यहाँ भी बेड नहीं है और क्रिटिकल केस हम लेते नहीं है क्योंकि हमारे पास वेंटिलेटर और आईसीयू है नहीं। तो उसके बाद फिर मैंने साकेत में बात करी। साकेत में भी बोला गया कि भाई हमारे यहाँ भी बेड नहीं है, वेटिंग चल रही है, लेकिन आप अपना रिक्वेस्ट लिखवा सकते हो। तो वो बोल रहे हैं कि हमारे पास 2 बजे आपको कंफर्म होगा, लेकिन 10 दिन का रखने का चार्ज जो है 4 से 5 लाख रुपया है, और वेंटिलेटर वगैरह लगाना पड़े तो 10 लाख रुपए का खर्चा है। 10 दिन का? हाँ 10 दिन का उनकी ये स्टेटमेंट थी। फिर भी मैंने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, आप बेड का इंतजाम कीजिए, मैं मतलब पैसे का इंतजाम करता हूँ। पापा बोले कि अभी रुक जाओ बेटा, अभी इन्होंने ऑक्सीजन लगा दिया है और एक दवा दे दी है इन्होंने, तो 1-2 दिन देख लेते हैं, आज इलाज शुरू कर दिया है। तो फिर मैंने पूछा उनको 4 बजे, तो कह रहे हैं कि दवाई दिया हूँ, सो रहा हूँ, मुझसे ज़्यादा बात मत करो, मैं बात करने की उसमें नहीं हूँ, मेरा सांस फूल रहा है ना, फ़ोन बहुत आ रहा है, मैं फ़ोन बंद कर दे रहा हूँ। उसके बाद फिर क्या हुआ कि 9 बजे उनके बगल के बेड वाले का मेरे पास फ़ोन आया। उनके बगल के बेड वाले? हाँ, बगल पे बेड पे जो मरीज है उसका फ़ोन आया। उससे मेरे पापा ने बातचीत कर रखी थी कि मेरे पापा जिस दिन से भर्ती हुए थे उसी दिन से वो डर गए थे यहाँ का सिस्टम देख के। उसको बताया था कि भाई मेरा एक बेटा है, इकलौता ही बेटा है, बहुत परेशान रहता है वो, है ना। जिस दिन से मेरे को लेके आया है बहुत परेशान है। अरे मेरे को कुछ हो जाता है तो मेरे मोबाइल से निकाल के मेरे बेटे को इन्फॉर्म कर देना। तो 7 बजे सर इन्होंने खाना दिया तो फादर ने मेरा एक टुकड़ा खाया और बाकी 2 बच गया, उसको फेंकने के लिए वो जा रहे थे। वो जैसे ही बेड से उतरे, ये बगल वाले जो पेशेंट है उनका स्टेटमेंट बता रहा हूँ सर मैं, उन्होंने बोला कि 7 बजे वो खा के जैसे ही उठे गिर गए, वो चक्कर आया या जो भी हुआ ये नहीं पता, गिर गए। गिरने के बाद उसने खुद उस पेशेंट ने किसी और की सहायता से उठा के उनको बेड पे रखा, और वो जैसे ही गिरे उसके बाद वो बेड पे गए तो बोलने लगे कि अब मैं नहीं बचूंगा, मेरे को ऑक्सीजन लगाओ। तो बगल वाला पेशेंट 4-5 बार चिल्ला के गया कि भाई फलाना बेड वाले को ऑक्सीजन लगा दो, वेंटिलेटर लगा दो। लेकिन सर कोई अटेंडेंट नहीं आया, कोई अटेंडेंट नहीं आया सर। कह रहा मैं 10 बार चिल्लाया लेकिन कोई नहीं आया। 4 बार मैं बाहर भी जाके आवाज़ देता रहा लेकिन कोई नहीं आया। वो कह रहा है कि इनकी लापरवाही की वजह से हॉस्पिटल ने कोई केयर नहीं किया, अगर ऑक्सीजन दे देते, वेंटिलेटर लगा देते तो आपके पापा ठीक हो जाते। वो तरफ के बस यही मर गए। दोस्तों, इस वीडियो को दिखाने का मेरा जो पर्पस है, मेरा विषय भी असल में वही है। हम सब देख रहे हैं जो आज हिंदुस्तान का एक माहौल बना है, वो एक तरह से भयावह माहौल है, खतरनाक माहौल है, क्योंकि हिंदुस्तान और चाइना के बीच वॉर छिड़ी हुई है एक तरह की, जहां हम चाइनीज प्रोडक्ट्स को, चाइनीज सर्विसेज को बॉयकॉट करने की सोच रहे हैं और बॉयकॉट कर भी रहे हैं, जो कि बहुत अच्छा स्टेप है, बहुत अच्छा कदम है। बिकॉज इफ we are happy at our places nowadays, it's
only because of our armed forces. So to raise the voices for them, to motivate them, it's very important. But जो मेरा असल विषय है वो ये है कि जब कोई भी इस तरह का मुद्दा आता है हमारे सामने, चाहे वो सुशांत सिंह राजपूत जी की मौत का मामला हो, चाहे वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान से झड़प का मामला हो, झगड़े का मामला हो, चाहे फिर अभी जो रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है हिंदुस्तान और चाइना के बीच, चाहे वही मामला को हम क्यों ना ले लें, जब भी इस तरह का कोई मुद्दा हमारे सामने आता है तो हम क्यों, जो हमारा बेसिक नीड है, जो हमारे बेसिक प्रॉब्लम्स हैं, एक तरह से जो हमारा इंटरनल प्रॉब्लम्स है, हम उसको क्यों भूल जाते हैं? ऐसा हमेशा क्यों होता है कि किसी भी कोई भी जब एक मुद्दा खड़ा होता है, इस तरह का गंभीर मुद्दा, तो उसी तरफ हम इतना झुक जाते हैं कि हम जो दीगर विषय हैं जिसमें चर्चा होना चाहिए उन विषयों पर चर्चा नहीं हो पाती है, ना ही सोचा जाता, ना ही प्रेशराइज किया जाता गवर्नमेंट को। जैसा कि मैंने आपको जो वीडियो दिखाया, उस वीडियो में आप साफ आपको नज़र आ रहा है कि किस तरीके से लोग परेशान हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान अकेले परेशान है। जो ये वबा फैली है, जो ये महामारी फैली है, इस महामारी से, इस पैंडेमिक से पूरी दुनिया परेशान है और पूरी दुनिया इस चीज़ को बर्दाश्त कर रही है अपने अपने कैपेबिलिटी के हिसाब से। लेकिन इस सिचुएशन में हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उस चीज़ को हमें समझने की ज़रूरत है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि हम अच्छे से अच्छे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए कहें, प्रेशराइज करें गवर्नमेंट को, क्योंकि आप जानते हैं हिंदुस्तान के हज़ारों की तादाद में सिर्फ एक बेड है, क्योंकि हिंदुस्तान की पॉपुलेशन 1.3 बिलियन है, आप जानते हैं। इसी वजह से हमारे लिए ज़रूरी है, जैसा कि दीगर कंट्रीज़ ने अभी फेस किया और फेस कर रहा है, जैसे जैसे मरीज़ों की तादाद बढ़ी, वहाँ पर हॉस्पिटल्स फैसिलिटीज़ और हॉस्पिटल्स की सर्विसेज की किल्लत होने लगी, कमी पड़ने लगी। और जबकि इंडिया में 1.3 बिलियन पॉपुलेशन है। ये तो उन देशों की हालत है जहाँ पे 20-30 करोड़ की पॉपुलेशन थी, इंडिया में उससे 3 गुना 4 गुना ज़्यादा पॉपुलेशन है। तो यहाँ पर अगर जब हम उस स्टेज में एंटर कर जाएंगे, जैसे कि हम चल पड़े हैं उस स्टेज की तरफ, जब एंटर कर जाएंगे तो हमारी स्थिति क्या होगी? क्या हमने कभी उस बारे में सोचा है? हमने नहीं सोचा है। वो भी एक बेसिक नीड है हमारा। अगर हमारे पेट में दर्द है तो हम सामने वाले दुश्मन से कैसे फाइट करेंगे जब खुद ही अपनी परेशानी से दो चार हैं? इसी वजह से पहले अपनी पेट को ही हम ठीक करेंगे, उसके बाद ही सामने वाले इंसान से, सामने वाला जो हमारा दुश्मन है, उससे हम फाइट कर सकते हैं। तो हमारे जो इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं, पहले उनको सॉल्व करने की कोशिश करें। और आप सब से इसी वजह से मैं गुजारिश करता हूँ कि आप लोग प्लीज़, बहुत ही मुद्दबाना इल्तिमास कर रहा हूँ कि आप सब प्लीज़, चाहे ऑनलाइन प्रोटेस्ट करने की ज़रूरत पड़े ऑनलाइन प्रोटेस्ट करें, या जिस भी तरीके से आप अपनी आवाज़ बुलंद कर सकते हैं उन लोगों के लिए जो लोग आज दो चार हैं इस मर्ज से, इस बीमारी से हॉस्पिटल्स के चक्कर लगा रहे हैं, चाहे वो कोरोना पॉजिटिव हों, चाहे वो दूसरी बीमारी से सफ़र कर रहे हैं लोग हों, उन लोगों के साथ खड़े हों, उन लोगों की प्रॉब्लम्स को सुनिए, ताकि हम अपनी आवाज़ गवर्नमेंट तक पहुंचा सके कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है। क्योंकि एक कहावत है ना कि जिस पर बीतती है उसी को पता चलता है। अभी हम पर नहीं बीती है, तो हम यही जब इस तरह के वीडियोस देखते हैं तो हमारे अंदर का खून खौलता है। हमें भी लगता है कि यार ऐसा क्यों हो रहा है। एक इंसानियत की जो फीलिंग होती है सबके अंदर, वो चीज़ तो जगती है सब में, बट हम इस चीज़ को हल्के में ले लेते हैं। फिर क्यों? क्योंकि वो उस इंसान को हम अपना कुछ नहीं समझते, और ना ही हम ये सोचते हैं कि कल होके शायद ऐसा भी हो सकता है कि उस इंसान की जगह हम भी खड़े हो सकते हैं, हम भी इन प्रॉब्लम्स को फेस कर सकते हैं। तो इसी वजह से उस घड़ी का इंतज़ार ना करें। आप लोगों, आप सबसे रिक्वेस्ट है मेरी, उस घड़ी का इंतज़ार ना करें। जिस भी तरीक़े से होता है आप अपनी आवाज़ को बुलंद करें, हॉस्पिटल्स की फैसिलिटीज़ को बढ़ाने और सर्विसेज को बढ़ाने के लिए। गवर्नमेंट जो भी पॉलिसीज़ ला रही हैं अभी वो सराहनीय है, लेकिन और ज़्यादा उसमें एफर्ट डालने की ज़रूरत है, और ज़्यादा पॉलिसीज़ और ज़्यादा फैसिलिटीज़ बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि हिंदुस्तान की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। आप लोग सब से मेरी इल्तिजा है कि आप लोग ज़रूर इस बारे में सोचें, और कभी भी इस तरह का कोई मुद्दा हो तो याद रखिएगा कि कोई भी जब इस तरह का बड़ा विषय खड़ा हो, जैसे वॉर छिड़ जाए या किसी तरह का कोई मामला हो जाए, तो वहाँ पर सिर्फ यही नहीं कि आप अपना पूरा फोकस उसी तरफ डाइवर्ट कर दें, ऐसा नहीं। हम सब के लिए ज़रूरी है कि हम लोग सब जितने विषय हैं
जो भी प्रॉब्लम्स हैं, चाहे हिंदुस्तान का अंदरूनी प्रॉब्लम हो चाहे बैरूनी प्रॉब्लम हो, उन तमाम प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए जो भी पॉलिसीज़ लाई जा सकती हैं उनके बारे में चर्चा करें और उनके बारे में लोगों को जागरूक करें। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस चीज़ पर प्लीज़ आप लोग गौर कीजिएगा। आखिर में मैं बस यही आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपको अगर मेरी बातें अच्छी लगी हों, अगर लगा हो कि हाँ कोई जेन्युइन बातें मैंने कही है, आपको अगर कुछ सीख मिली हो, तो आप ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।